हर्स्ट का धंधा ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें बनाने का था जिनसे जुआ खेला जाता था। वो ब्लू फिल्में दिखाने के प्रोजेक्टर्स, सिगरेट तैयार करने की मशीनें और ऐसी मशीनें जो खाना बनाने के काम आती थी तैयार करता था। देखने में तो सारा धंधा कानूनी और साफ सुथरा लगता था, पर वास्तव में ऐसा था नहीं। धंधे की मुख्य चालाकी ये थी कि मशीनें कहाँ कहीं रखी जाती थीं। मशीनें ट्रक में लादकर हस्ट के आदमी भिन्न भिन्न दुकानों, होटलों आदि में रखाते थे और दबाव में डालकर उन दुकानदारों, होटल मालिकों को रजामंद कर लेते थे। दूसरे दिन उसके आदमी फिर उस जगह पहुंचते और मशीनों से पैसा निकालकर इकट्ठा कर लेते थे। हस्ट ने जुए के लिए विशेष तौर से मशीनें बनाई हुई थी। उन मशीनों पर कुछ ही लोग जीत पाए थे। अधिकांश को अपना धन कमाकर ही लौटना पड़ा था। हस्ट के आदमी होटलों, जुआ घरों आदि में फैल गए थे और वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्हीं मशीनों द्वारा जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते थे। हस्ट की इस प्रकार की 6000 ऑटोमेटिक मशीनें थीं। इस लाभदायक धंधे को आगे बढ़ाने में मीरा ने भी सहयोग किया था। उसी ने सुझाव दिया था कि हस्ट को हर स्कूल में ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें लगा देनी चाहिए जो बच्चों को आइसक्रीम सप्लाई कर सकें। मीरा को आशा थी कि हस्ट शायद उसके इस सुझाव को अस्वीकार कर देगा, किंतु हस्ट ने उसका सुझाव मान लिया। उसने हर एक स्कूल में बच्चों के लिए आइसक्रीम मशीनें लगवा दी। परिणाम स्वरूप अधिकांशतः स्कूली बच्चे अपने खर्चे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आइसक्रीम मशीनों में झांकने में लगाते। इससे हस्ट की आमदनी काफी बढ़ गई। डिल्लन को पूरा काम संभालने के बदले में 10% कमीशन की अतिरिक्त आय होने लगी और उसे सहज ही $1500 प्रति सप्ताह की आमदनी होने लगी थी। इसके अलावा डिल्लन बदमाशों की टोली को भी संभालता था। हर्स्ट की ये टोली काफी शक्तिशाली थी। मीरा को ढेर सारे नोट खर्च करने के लिए मिल जाते थे। वो डिल्लन के कार्यालय से दूर एक अमीर व्यापारी की पत्नी जैसा शानदार जीवन व्यतीत कर रही थी। 6 माह में डिल्लन ने ये प्रोग्राम बना लिया था कि वो ठीक 9 बजे रात को घर पहुंच जाएगा। फिर मीरा और वो दोनों बाहर निकल जाते थे तथा किसी होटल में खाना खा पीकर लौटते थे। 6 महीने से डिल्लन की इस दैनिक चर्चा में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, पर आज डिल्लन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था और इसी बात की चिंता मीरा को खाए जा रही थी। कहीं किसी कठिनाई में तो नहीं फंस गए, मीरा सोच रही थी। हस्ट पर हाथ डालने के एक असफल प्रयास के बाद लिटिल अर्नी दोबारा भी तो हमला करवा सकता था। एक दुखद आशंका उसके मन में पनपने लगी थी। कहीं डिल्लन किसी मुठभेड़ में गोली का शिकार तो नहीं हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा दौड़कर दरवाजे के समीप पहुंची। उसने दरवाजा खोला। अपनी जेबों में हाथ डाले रॉक्सी सामने खड़ा था। ओ रॉक्सी, तुम हो? मीरा बोली। मैं समझी थी शायद डिल्लन आ पहुंचा है। रॉक्सी मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि तुमसे मिलता चलूं, वो बोला। एक लंबा अरसा हो गया हमें मिले हुए। आओ आओ, अंदर आ जाओ, मीरा एक और हटती हुई बोली। रॉक्सी कमरे में इधर उधर देखता हुआ प्रविष्ट हो गया। वाह, क्या शानदार जगह है, कहते हुए उसकी भवें ऊपर उठ गईं। तुम्हें पसंद आई? मीरा ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। रॉक्सी बोला, हाँ बहुत खूबसूरत है। लगता है आजकल तुम दोनों खूब धन कमा रहे हो। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक है, रॉक्सी ने मुंह बनाया। कोई और तगड़ा काम हाथ लगे तो अच्छा रहे, पर मैं कोई शिकायत नहीं करता। शायद डिल्लन तुम्हें कोई अच्छा काम दिला सके। अच्छा, क्या वो मेरे लिए ऐसा करना चाहेगा? रॉकी ने उत्सुकता से पूछा। मैं बात करके देखती हूँ। मेरे विचार से तुम्हारे लिए कुछ करके उसे खुशी होगी। डिल्लन अभी तक आया नहीं क्या? रॉक्सी कुछ निराश सा हो उठा। मैं तो उससे मिलने की बात सोच रहा था। आने ही वाला होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने रॉक्सी से पूछा, क्या पियोगे? राई। मैं तो सिर्फ राई पीऊंगा, रॉक्सी ने जवाब दिया और खड़ा हो गया। मीरा के गिलास भरने तक वो कमरे में इधर उधर चहलकदमी करता रहा। फिर मीरा से पूछा, तुमने फ्रैंक के बारे में कुछ सुना? नहीं तो, मीरा ने उसे गिलास थमाते हुए कहा। ब्रेकफास्ट क्या कर रही है आजकल? रॉक्सी ने शराब की ओर निगाह डाली, फिर उदास स्वर में बोला, 3 सप्ताह हुए फ्रैंक मुझे छोड़कर चली गई। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्यों? आखिर फ्रैंक ने ऐसा क्यों किया? मेरे विचार में तो हम दोनों की अच्छी बन रही थी, रॉक्सी बोला। अब फ्रैंकविस्ट को ऐसा कोई आदमी टकरा गया है जिसके पास मुझसे ज्यादा धन है। वो उसके साथ मौज मनाने चली गई है।
कौन है वो आदमी? रॉक्सी ने सिर हिला दिया। मैं नहीं जानता उसे। फ्रैंकविस्ट ने मुझे कभी उसके बारे में बताया ही नहीं था। उसने मुझसे ये बात गुप्त ही रखी थी। फिर अचानक एक दिन कहने लगी कि उसे एक मनपसंद साथी मिल गया है और वो उसके साथ जा रही है। उसने तो मुझे अपना पता तक नहीं बताया, जानती हो। तभी बाहर का दरवाजा खुला और डिल्लन अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के पास खड़े होकर वो क्षण भर के लिए झिझका। उसकी नजर रॉक्सी पर पड़ी। रॉक्सी ने गिलास मेज पर टिका दिया और उठकर खड़ा हो गया। हेलो फ्रेंड, वो बोला। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। डिल्लन ने आगे बढ़कर रॉक्सी से हाथ मिलाया और कहा, और खुशी मुझे भी हुई है, वो बोला। मीरा ने शिकायत की, तुम अभी तक कहाँ थे? मैं भूख से व्याकुल हो रही थी। डिल्लन ने उसकी ओर देखा और बोला, माफ करना, मुझे हर्स्ट ने रोक लिया था। उसने मुझे अभी तक रोके रखा था। मैं तुम्हें फोन ही नहीं कर सका। तुम तो उसकी आदत जानती ही हो। जब वो काम पर आता है तब उसे किसी बात का होश नहीं रहता। मीरा थोड़ी सी चिंतित हो गई और बोली, मैं तो घबरा गई थी। मुझे ये आशंका हो रही थी कि कहीं कोई दंगा फसाद ना हो गया हो। मैं लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ता। बस काम के सिलसिले में ही मुझे रुक जाना पड़ता है। हाँ वो तो है। अपने इस रॉक्सी को भी कोई काम दिलवा दो ना, मीरा ने डिल्लन से कहा। डिल्लन क्षण भर के लिए संकोच में डूबा रहा, फिर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर रॉक्सी की ओर देखते हुए बोला, तुम कल मेरे दफ्तर में आ जाना, वहीं बैठकर बातें कर लेंगे। रॉक्सी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। अच्छा तो मैं चलता हूँ, वो बोला। अभी तुम लोगों ने खाना भी तो नहीं खाया है। डिलन ने उससे हाथ मिलाया। ओके। मीरा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। गुड नाइट रॉक्सी, चिंता मत करना, वो तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देगा। रॉक्सी चला गया। मीरा वापस डिलन के पास पहुंची। आज हम लोग यहीं कुछ खा लें तो कैसा रहे? काफी देर हो चुकी है। डिलन आंखें बंद किए हुए आराम कुर्सी पर पसरा हुआ था। वो बोला, तुम खा लो, मैं बाहर से खा कर आया हूं। मीरा ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। कुछ क्षण वो उसे घूरती रही, फिर रसोई घर में जाकर मटन टोस्ट तैयार करने लगी। किचन में मेज के साथ खड़ी होकर मटर टोस्ट खाते समय वो सोचपूर्ण मुद्रा में बनी रही। फिर वे अपने कमरे में आ गए। डिलन स्लीपिंग रूम में पहुंच चुका था। बाथरूम के नल से पानी चलने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। मीरा ने एक पैग राई का लिया और उसे समाप्त करके वो टेलीफोन के पास पहुंची। उसने एक नंबर डायल किया। नंबर मिलते ही उसे हर्स्ट का खींच भरा स्वर सुनाई दिया। उसे नकार कर मीरा बोली, दरअसल मैं डिलन के बारे में चिंतित हूं मिस्टर हर्स्ट। वो अभी तक नहीं लौटा है। आपने तो नहीं देखा उसे? हर्स्ट बोरियत भरे स्वर में बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। मुझे तो आज सारे दिन वो दिखाई ही नहीं दिया। घर नहीं पहुंचा क्या अभी तक? वो आपके पास नहीं था? मैंने कहा ना, मैंने आज सारे दिन उसे नहीं देखा। और हर्स्ट ने फोन बंद कर दिया। मीरा ने रिसीवर रख दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। साफ जाहिर था कि डिलन ने उससे झूठ बोला था। वो उसे धोखा दे रहा था। ये किस वजह से ऐसा हुआ? क्या किसी औरत के कारण? और वो औरत हो कौन सकती है? मीरा के दिल में आया कि वो डिलन के पास पहुंचे और उसे गोली मार दे। हरामजादा मुझे ही फरेब दे रहा है, मैं जिसने उसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। फिर उसने सोचा कि मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, इससे डिलन की पोजीशन गिर जाएगी। उसे इस अपार्टमेंट और ढेर सारी दौलत से वंचित हो जाना पड़ेगा। नहीं, डिलन को हाथ लगाना ठीक नहीं होगा। उस औरत को ही ठिकाने लगाना होगा। समस्या पर बार बार सोचने विचारने के बाद उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। जितनी भी बार उसने इस समस्या के बारे में सोचा था, वो इसी नतीजे पर पहुंची कि उसे इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। यदि डिलन के हाथ कोई ऐसी औरत लग गई है जो उसका दिल बहला सकती है, तो बहलाती रहे उसकी वजह से। डिलन सामर्थ्यवान है। यदि वो चाहे तो मुझे दूध में से मक्खी की भांति निकालकर फेंक सकता है। वो सोने के कमरे में पहुंची और अपने कपड़े उतारने लगी। तभी डिलन बाथरूम से बाहर निकला। दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखकर मीरा ने महसूस किया वो कुछ थका थका सा है। उसकी आंखों के नीचे काले काले दाग उभर आए हैं। मीरा को अपनी सोचों पर अफसोस होने लगा। डिलन बिस्तर में घुस गया और अपने पास वाली बत्ती उसने बुझा दी। आओ सो जाओ, मैं सोना चाहता हूं, वो बोला। आज कुछ थके थके नजर आ रहे हो? मीरा ने अपने स्वर को संतुलित रखते हुए पूछा।
डिल्लन कोहनियों के बल उठता हुआ बोला, अरे तुम्हें बताया है ना, आज मैं थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं। आज प्यार भी नहीं करोगे? ज्यादा थक गए हो क्या? क्या बात है, मैं भी आदमी हूं, थक नहीं सकता क्या? कहीं किसी और से तो तुम्हारा। मीरा का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था। डिल्लन ने चादर उतार फेंकी और बढ़कर मीरा का गला थाम लिया। लगता है तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है, वो अपने हाथों का दबाव बढ़ाता हुआ बोला। उसके स्वर में क्रूरता थी। कुतिया कहीं की, अपनी औकात भूलती जा रही है, हैं? कुछ दिनों का प्यार क्या कर लिया, स्वयं को मेरी मालकिन समझने लगी है क्या? उसने मीरा का गला छोड़ दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जमा दिया। थप्पड़ करारा था। मीरा फर्श पर जा गिरी। अब जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ, वो हिंसक स्वर में घुर्राया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? किसी और औरत के मुकाबले आखिर तुम में ऐसी क्या विशेषता है? उसने चादर ओढ़ ली और बत्ती बुझा दी। मीरा ठंडे फर्श पर पड़ी सुबकती रही। डिल्लन जैकी के पूल रूम को अपने मुख्य कार्यालय के तौर पर प्रयोग में लाता था। टोली के दूसरे लोग इधर उधर बिखरे हुए प्रतीक्षा करते रहते थे। डिल्लन के दफ्तर में दरवाजे पर ऑटोमेटिक लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ था और उसके नीचे छोटे मोटे अक्षरों में लिखा था मैनेजर। दूसरे दिन दोपहर बाद जब रॉक्सी पूल रूम में दाखिल हुआ तो पूल रूम भरा हुआ था। डिल्लन के आदमी बैठे शराब पी रहे थे और गप्पे हाँक रहे थे। उनमें से कई ताश भी खेल रहे थे। रॉक्सी को देखते ही सबकी निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। उन्होंने संदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजे के निकट खड़े होकर रॉक्सी ने पूछा, डिल्लन अंदर है क्या? एक आदमी ने अंगूठे के संकेत से बताया, अंदर है। रॉक्सी आगे बढ़ा तो एक शक्तिशाली आदमी ने उसे टोका, अरे 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 रुको, हाँ घुसे चले आ रहे हो? मुझे डिल्लन से मिलना है। उस आदमी ने रॉक्सी की तलाशी ली, उसकी जेबें टटोली, फिर कुछ संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, ओके, अब तुम अंदर जा सकते हो। एक छोटी सी मेज के पीछे बैठा डिल्लन अखबार पढ़ रहा था। उसने नजरें उठाई और रॉक्सी की ओर देखा। आओ आओ, डिल्लन बोला। रॉक्सी ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, फिर बोला, ओह, तुम तो बहुत बड़े बॉस बन गए हो। डिल्लन ने भाव रहित स्वर में कहा, दरवाजा बंद करते आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ रॉक्सी। रॉक्सी ने दरवाजा बंद कर दिया। डिल्लन ने अपनी मेज की दराज में से सिगार का डिब्बा निकाला और रॉक्सी को सिगार पेश करता हुआ बोला, तुम भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, है ना? रॉक्सी ने सिगार दांतों से काटा, फिर बोला, हाँ, मेरा काम बहुत छोटा है, मैं किसी बड़े काम में शामिल होना चाहता हूँ। डिल्लन ने पैनी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा, सुनो रॉक्सी, मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, उसे तुम अपने तक ही रखना, याद रखना ये बात। रॉक्सी चौंक उठा, फिर उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और बोला, श्योर श्योर, तुम तो जानते ही हो कि मैं फालतू की बातों में यकीन नहीं रखता। डिल्लन ने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे को खिसका ली और उसकी तरफ झुककर बोला, तो फिर सुनो, मुझे तुम्हारे जैसे किसी साथी की तलाश थी। मैं ये जुए की मशीनों का धंधा चला रहा हूं, इससे संतुष्ट नहीं हूं। बात ये नहीं है कि मुझे हर्स्ट से किसी बात की शिकायत है। मैं करीब $1,500 प्रति सप्ताह इस धंधे से पीट लेता हूं। हर्स्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी है और उसके पास एक टोली भी है। तुम चाहो तो इसे मेरी बेवकूफी कह लो, लेकिन मैं इस धंधे से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि यह धंधा कुछ और ज्यादा बेहतर ढंग से, कारगर ढंग से चलाया जाए, लेकिन हर्स्ट इसके लिए रजामंद नहीं है। वो इसी में खुश है और आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। रॉक्सी ने सिगार का धुआं उगला और कहा, तुम इसे किस हद तक बढ़ाना चाहते हो? मेरा मतलब है, धंधे को बढ़ाने की कोई सीमा भी तो होती है। डिल्लन ने उसे गौर से देखा और कहा, तो समझ लो लिटिल अर्नी ही मेरी अंतिम सीमा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सुनो, मैं शहर का वो हिस्सा भी अपने हाथ में लेना चाहता हूं जो लिटिल अर्नी के हाथ में है। हर्ष को यह बात पसंद नहीं है, पर यदि मैं अपने रिस्क पर इस काम में हाथ डाल दूं, फिर शायद वो मान जाएगा। रॉक्सी ने सावधानी से पूछा, पर इससे मुझे क्या मिलेगा? डिल्लन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। समूचे शहर को संभालना मेरे लिए कठिन हो जाएगा।
मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। तुम इस काम को संभाल सकते हो, मुझे यकीन है। रॉक्सी सकपका गया। बड़े ऊंचे इरादे हैं इस डिलन के, उसने सोचा। डिलन की तेज नजरों से बचते हुए आंखें नीचे किए हुए उसने पूछ ही लिया, उसका गिरोह भी तुम्हारे साथ है या नहीं? हाँ, है, डिलन ने जवाब दिया। पूरा गिरोह मेरे आदेशों पर काम करता है। इस समय वे लोग मेरे आदेशों का पालन कर रहे हैं। मैं ही उन्हें ऑर्डर करता हूं कि फला काम होना चाहिए, अमुक जगह जाना होगा। सब लोग मुझसे बेहद खुश हैं। अगर मैंने यह कदम उठाया तो मुझे यकीन है वे लोग मेरा साथ देंगे। कोई कुछ भी आपत्ति नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो ना? इस समय गिरोह के लगभग सभी लोग हर्स्ट की अपेक्षा मेरी बात ज्यादा मानते हैं। रॉक्सी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी योजना बहुत बढ़िया है। इस पर डिलन मुस्कुराया। हाँ सो तो है ही। जब मैं इस पर अमल करूंगा ना तो तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम पर यकीन कर सकता हूं ना, क्या कहते हो? रॉक्सी ने उसकी नजरों में देखा और कहा, निसंदेह मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं स्वयं भी काफी दिनों से ऐसे ही किसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे विचार से तो फ्रैंकविस्ट के साथ मौज मस्ती में फंसा रहने के कारण मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अच्छा ये बताओ, तुमने आजकल में देखा है उसे कहीं? डिलन ने संदेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। नहीं, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। रॉक्सी मेज के कोने पर बैठ गया और कहने लगा, देखो दोस्तों, हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे मालूम है फ्रैंकविस्ट आजकल तुम्हारे पास रह रही है, मगर यकीन मानो मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ, कभी कभी मुझे उसकी याद जरूर आती है। हम लोगों ने कई साल इकट्ठे जो गुजारे हैं, बस बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे दिल में। तो तुम मेरी जासूसी करते हो? हाँ? डिलन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। उसकी आवाज में कठोरपन पैदा हो गया था, जिसे सुनकर रॉक्सी बिदक गया। अब लानत है, मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करने लगा? मैंने किसी से सुना था और तुम्हें बता दिया बस। ये बात और फैलनी नहीं चाहिए, डिलन बोला। मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी चुड़ैल मीरा इस बात पर मेरा जीना हराम कर दे। रॉक्सी ने सक पकाकर कहा, मगर तुम्हें खुद भी उसका ध्यान रखना होगा। वो इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाएगी। ख्याल रखना उसे भनक न लगने पाए। देर सबेर उसे जरूर इस बात का पता चल जाना है। बहुत शातिर है वो। डिलन कमरे में चहलकदमी करने लगा। मैं उस छोकरी से तंग आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ, समझता हूँ उसका जी मुझसे भर गया है। मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रॉक्सी ने बात संभाली। तुम्हें काफी सावधानी से रहना पड़ेगा। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मीरा पर कड़ी नजर रख के उसे संभालता। डिलन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा और फिर बोला, मैं संभाल लूंगा, पर इस मामले में तुम अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना प्लीज। अब ये सब छोड़ो और काम में जुट जाओ। तुम जाकर अर्नी के क्षेत्र का निरीक्षण करो। ऐसी दुकानों, स्टोरों, होटलों आदि की सूची बनाओ जहां हमारी मशीनें लगाई जा सकती हैं। अब तुम्हें काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, समझे? अच्छा, कितना मिलेगा मुझे? रॉक्सी ने डरते हुए पूछा। यूं समझ लो कि हर हफ्ते 100-200 डॉलर मिल जाएंगे। इसके अलावा 10% कमीशन भी मिलेगा। और जैसे ही काम चलने लगेगा मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा दूंगा। रॉक्सी ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से कंधे उचकाए। मुझे मंजूर है। अब बस ये बुरे दिन कटने ही चाहिए। उसके बाद रॉक्सी चला गया। डिलन ने फ्रैंकविस्ट को फोन किया। सुनो बेबी, उसने माउथपीस के साथ मुंह लगाते हुए कहा, मैंने अभी अभी रॉक्सी से बात की है। उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, पर उसने बुरा नहीं माना है और मैंने उसे अपने साथ काम पर ही लगा लिया है। वो खुश है। फ्रैंकविस्ट ने शिकायत की। ठीक है, लेकिन तुम हमेशा के लिए अपने साथ मुझे कब रखोगे? सुनो, मैं चाहती हूँ कि अब इस तरह चोरी चोरी मैं तुमसे मिलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम कभी कभी ही मेरे पास आते हो। मैं चाहती हूँ हम दोनों कोई अच्छा सा फ्लैट लेकर परमानेंटली बस जाएं और जिंदगी के मजे लें। थोड़ा सब्र करो बेबी, अभी समय नहीं आया है। पहले मुझे जरा इस मीरा का भी इंतजाम करना होगा। मीरा का नाम सुनकर फ्रैंकविस्ट गुस्से से भरी आवाज में गुर्राई। तुम उस चुड़ैल को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते? हाँ, मैंने बताया तो है, अभी समय नहीं आया। ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। इस पर फ्रैंकविस्ट कुछ अनमनी सी हो गई। फिर उसने कंफर्म किया,
आज आओगी ना? तुम थोड़ा सब्र तो करो। मैं फ्रैंकिस्ट ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी ना इसी आदत की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही सही, जाओ, जब तुम्हारा दिल करे तब आना। और उसने भड़ाक से फोन बंद कर दिया। डिल्लन ने रिसीवर रखा और अपना चेहरा रुमाल से साफ करने लगा। कमाल है इन औरतों का, छी, लानत है, वो बड़बड़ाया। उसकी जिंदगी में मीरा के दाखिल होने से पहले वो औरतों को कितनी हिकारत भरी नजरों से देखता था, और अब ये औरत उसी पर शासन करने लगी थी। आखिर मुझे हो क्या गया है, ये सोचते हुए डिल्लन खिड़की की ओर बढ़ा ही था कि तभी दरवाजा खुला और हस्ट अंदर आया। डिल्लन एकदम चौंक गया। हस्ट पहले कभी इस जगह नहीं आया था। अब आप? डिल्लन ने सिर के इशारे से उसका स्वागत किया। हस्ट ने सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कैसा चल रहा है सब? डिल्लन बैठ गया और बोला, हाँ ठीक ठाक चल रहा है। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? डिल्लन ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं मिस्टर हस्ट, मेरे ख्याल से सारा काम एकदम सही चल रहा है। हस्ट ने उसकी ओर अजीब सी नजरों से देखा। डिल्लन को संदेह सा हो गया था, कहीं हस्ट को उसकी योजना का पता तो नहीं चल गया, या फिर हो सकता है ये उसके दिल का वहम हो। सहसा हस्ट ने पूछ लिया, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आजकल क्या हो गया? कौन? मीरा को? डिल्लन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव पैदा हो गया। क्यों, उसे क्या हुआ? हस्ट ने कंधे उचकाए, मुझे क्या पता, वैसे कल रात उसने मुझे फोन किया था और पूछा था कि तुम कहाँ हो। मैं उस वक्त खेल रहा था और बिजी था। डिल्लन का चेहरा फीका पड़ गया। ओह हाँ, उसकी तो आदत ही ऐसी है, मैं जरा सा भी लेट हो जाता हूँ तो वो चिंता करने लगती है। मैं उसे समझा दूंगा मिस्टर हस्ट, आपको फिर से परेशान नहीं करेगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, हस्ट बोला। ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मुझे इसमें दखलंदाजी करने का हक नहीं है। वो उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के हैंडल को थाम कर सहसा वो मुड़ा तो डिल्लन ने पूछा, लिटिल अर्नी तो अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा ना? डिल्लन तुरंत समझ गया कि हस्ट यहाँ क्यों आया था। जब से लिटिल अर्नी ने हस्ट को समाप्त करने के इरादे से अपने गनमैन भेजे थे, तभी से हस्ट उससे बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं अर्नी फिर से उसे मारने के लिए कोई षड्यंत्र न रच दे। डिल्लन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, अरे उसकी तो हिम्मत ही जवाब दे गई है मिस्टर हस्ट, वैसे भी हम उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इस समय हस्ट को ये पता चल जाए कि मैं क्या योजना बना रहा हूँ तो शायद इसे दौरा पड़ जाएगा। हस्ट ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, हमें उसके इलाके में दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। हमारा काम बढ़िया चल रहा है और फिर खाम खाम उससे पंगा लेने का फायदा क्या है? उसके बाद हस्ट बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करने के बाद डिल्लन ने घृणा पूर्वक थूक दिया, हरामजादा, कायर कहीं का, कहता है हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। मीरा ने हस्ट को फोन किया था, इस बात पर उसे बहुत गुस्सा था। चुड़ैल कहीं की, जैसे वो दूध पीती बच्ची हो। वो बड़बड़ाया, जैसे उसे मालूम नहीं था कि मैं किसी दूसरी औरत के पास भी हो सकता हूँ। फिर वो मन ही मन सोचने लगा, अब वक्त आ गया है, हाँ अब वक्त आ गया है, मीरा को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा और साथ में इस कायर हर्स्ट को भी। डिल्लन के जाने तक मीरा प्रतीक्षा करती रही, फिर उसने खोजबीन आरंभ कर दी। उसे पूरा यकीन था कि डिल्लन के सामान में कहीं ना कहीं उसे उस लड़की का पता मिल जाएगा जिस लड़की के साथ वो रात में था। उसने डिल्लन के कपड़ों की सारी जेबें टटोली, दराज के सामान को भी सावधानी से छांट कर देखा और फिर उन्हें ज्यों का त्यों रख दिया। लेकिन वो एड्रेस उसे कहीं भी नहीं मिल सका। वो बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, डिल्लन ने जरूर कहीं ना कहीं इस लड़की का एड्रेस लिखा तो होगा। हो सकता है वो एड्रेस उसके पर्स में हो। उसने खूंटी पर टंगी डिल्लन की कमीजों पर नजरें दौड़ाई। जल्दबाजी में डिल्लन उन्हें कोने वाली टोकरी में, जिसमें गंदे कपड़े डाले जाते थे, नहीं रख पाया था। उसने ध्यानपूर्वक कमीजों को देखना आरंभ किया। एक कमीज के कफ पर कुछ लिखा था। मीरा ने गौर से पढ़ा। ये वही एड्रेस था जिसकी उसे तलाश थी। लिखा था 158 सनसेट एवेन्यू। कमीज हाथ में थामे बड़ी देर तक मीरा गुस्से से सुलगती रही। तो ये पता है उस हरामजादी वैश्या का, और तुम डिल्लन
पाजी हरामजादे, दो दो औरतों से संबंध रखने वाले धोखेबाज, वो बड़बड़ाती रही। अब देखना तुम्हारी इस रंडी का मैं क्या हाल करती हूँ। उसने कमीज वापस हैंगर पर टांग दी। कुछ देर सोचती रही, फिर एक भयंकर संकल्प उसकी आंखों में झिलमिलाने लगा। उसने दराज खोली और पिस्तौल निकाल ली, फिर कोट और हैट पहने तथा पिस्तौल पर्स में रखकर खड़ी हो गई। हो सकता है पिस्तौल की जरूरत ही न पड़े, उसने सोचा, और डिल्लन के सामान में से रबड़ की एक मोटी सी गोल नली निकाल ली। कुछ देर वो उस नली को थामे ध्यानपूर्वक देखती रही, फिर उसे कलाई पर लपेट लिया और आस्तीन के नीचे कर लिया। फिर वो बाहर सड़क पर निकल आई और सामने जाती एक टैक्सी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। अंदर बैठकर उसने टैक्सी ड्राइवर को आदेश दिया, सनसेट एवेन्यू चलो और जरा जल्दी। टैक्सी एक झटके के साथ आगे बढ़ चली। ड्राइवर बड़बड़ाया, लानत है, इस शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जल्दी ना हो, सभी जल्दी में है। मीरा बात करने के मूड में नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर बड़बड़ाकर चुप हो गया। उसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित कर लिया। सनसेट एवेन्यू पहुंचने में उसे आधा घंटा लग गया। अचानक ड्राइवर के ब्रेक लगा देने से मीरा चौंक गई। ड्राइवर पूछ रहा था, किस नंबर के आगे रोकूं मैडम? मीरा ने बाहर झांका, बस यहीं रोक दो, वो बोली और टैक्सी से उतर गई। बिल चुकाया और नंबर देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 158 नंबर पर पहुंचकर वो स्वयं पर काफी कुछ नियंत्रण कर चुकी थी। इतनी आलीशान कोठी तो काफी महंगी होनी चाहिए, उसने सोचा। सहसा एक ख्याल उसे व्याकुल कर गया, कहीं ऐसा करके वो कोई गलती तो नहीं करने जा रही ना? हो सकता है यहाँ उस लड़की की बजाय डिल्लन का कोई अन्य मर्द सहयोगी रहता हो। इस सोच के साथ ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। फिर उसने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है। वो कोठी के मुख्य दरवाजे पर पहुंची और कॉल बेल के स्विच को दबा दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसके सामने बनी संवरी फ्रैंकविस्ट दरवाजे को थामे खड़ी थी। वो भी आश्चर्य से मीरा को देख रही थी। मीरा को एक जबरदस्त झटका सा लगा। ओह, तो इस बिल्ली पर डिल्लन इतना पैसा फूंक रहा था। उसने सोचा। फिर जैसे ही उसे होश सा आया, हेलो, वो धीरे से बोली, मुझे यकीन है तुम्हें जरूर आश्चर्य हुआ होगा। फ्रैंकविस्ट ने शीघ्र ही अपने मनोभाव पर काबू पा लिया। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? उसने पूछ ही लिया। डिल्लन ने बताया था कि तुम यहाँ रहने लगी हो, मीरा बोली। मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिला हूँ। मेरा पता तुम्हें डिल्लन ने बताया था? फ्रैंकविस्ट ने आंखें संकुचित करते हुए कठोर स्वर में पूछा। मीरा चुप रही, फिर बोली, हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फ्रैंकविस्ट दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। मीरा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। शीघ्र ही उसकी आंखों ने देख लिया कि दो व्यक्ति बाहर खड़े उसी को घूर रहे थे। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहने लगे, ओह फ्रैंक, तुम्हें इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक संदेशा लेकर आई हूँ। कहते कहते उसने अपना पर्स खोल दिया। फ्रैंकविस्ट उलझन भरे भाव लिए उसकी ओर देखती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मीरा क्या संदेशा लेकर आई है। मीरा ने पर्स में से पिस्तौल निकाल ली। उसने पिस्तौल फ्रैंकविस्ट की ओर तान दी और धमकाते हुए बोली, जल्दी अंदर चलो रंडी की औलाद, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो। पिस्तौल पर निगाह पड़ते ही फ्रैंकविस्ट का चेहरा पीला पड़ गया।